ओके बेटा, तो आज का अपना चैप्टर है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो ये क्या होता है बेटा, नाम से ही क्लियर है, आयनाइजेशन मतलब आयन फॉर्म करना, एक एटम को अपने को क्या करना है बेटा, आयनाइज करना है, राइट। ओके, तो बेटा तुम्हारे पास एक एटम है ए, ओके, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो उस पर कितना क्या चार्ज आएगा, अगर बेटा एक एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, राइट, ये सुनो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अपने को डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन समझ में बेटा, व्हाट इज द आयनाइजेशन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने को अपन क्या बोलते हैं, उस एटम को आयनाइज करना। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज द amount of energy required for removal of one electron from the isolated gaseous atom। बेटा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुनना बेटा कंडीशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा, एक एक वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, बेटा तुम्हारे पास ऐसे सिंगल एटम होना चाहिए, से ए, राइट, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तुम्हारे पास O2, N2, F2 ऐसे कंबाइन फॉर्म में नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, इससे बेटा आइसोलेटेड एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए तुम्हारे पास। तो बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, बेटा देखो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए मतलब ऐसे सिंगुलर फॉर्म में, कोई किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऐसे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और कौन सी स्टेट में होना चाहिए बेटा, इन द गैसियस स्टेट। तुम आयरन से भी ले रहे हो ना बेटा, तो अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो तुम्हारे पास एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, और कौन सी स्टेट में होना चाहिए बेटा, गैसियस स्टेट, राइट। तो बेटा एक एटम की गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। हाइड्रोजन के केस में क्या बोल रही है फ्रा? हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन केस में एटॉमिक फॉर्म होना चाहिए ना बेटा, एटॉमिक फॉर्म में से हाइड्रोजन, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे H++ वन इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए जो एनर्जी उसको बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ओके बेटा, अब तुम्हें कोई डाउट नहीं है, बट मैं सर एक डाउट है सर एक बोल रहा हूँ जिसका डाउट है। सर मतलब जो एलिमेंट्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं उन आई मीन नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं उनका भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करते हैं। जो नेगेटिव आयन को फॉर्म कर रहा है तो उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, उसको अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया बेटा, एक आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उसको बोलते हैं अपन आयनाइजेशन। जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है बेटा उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करना, जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी अपन इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो लग रहा है। सर ये हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट एटम के गैसियस स्टेट ही क्यों कंसीडर करना जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर अपन आयरन के एटम को, अगर तुम आयरन एटम को एनर्जी दोगे ना बेटा, आयरन अगर जनरली कंबाइंड फॉर्म में होता है बेटा तो सॉलिड स्टेट में होता है, राइट, ये सुनो। तो पहले क्या होगा बेटा, वो मेल्ट होगा, राइट, तो उसकी सब्लिमेशन मेल्ट होगा, फिर वो लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा बेटा। तो पहले आयरन से गैसियस स्टेट में चला गया ना, वो एनर्जी किसमें होगी बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी होगी ना बेटा, सॉलिड टू गैस, राइट। उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसमें तेरे पास सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। अगर तेरे को सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो तेरे को क्या लेना पड़ेगा बेटा, गैस स्टेट में लेना पड़ेगा, वरना तेरे पास वो एनर्जी भी आ जाएगी जो तेरे पास स्टेट कन्वर्जन में लगी है। समझा? तो बेटा एक आइसोलेटेड गैस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना बेटा, उसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन। तुमने एक वर्ड सुना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है बेटा, एनर्जी देनी पड़ती है। तुम्हारे दिमाग में यही डाउट आना चाहिए था कि सर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ती है बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है बेटा, राइट। बेटा इस इलेक्ट्रॉन पे किसका न्यूक्लियस है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उस पे इस न्यूक्लियस का क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा ना। ये सुनो बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
अगर किसी एटम में प्रेजेंट है बेटा तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना, राइट। तो मैं बेटा तुम्हें समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, राइट। अगर अपने को बेटा इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना है तो अपने को बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो बेटा न्यूक्लियस, एक एटम में इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होता है। अगर अपने को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना है बेटा तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सबको क्लियर है कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होता है। अगर अपने को किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के अट्रैक्शन से फ्री करवाना है बेटा तो ऑब्वियसली उसके लिए तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? सर डाउट यस सर। क्लियर है बेटा? सर आपने बोला कि गैसियस स्टेट होना जरूरी यस बेटा, आयनस एनर्जी उसको सर, लेकिन सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो सर सॉलिड स्टेट में भी बाहर आते हैं। उसको अपन आयनस एनर्जी बोल रहे थे क्या? क्या उसको अपन आयनस एनर्जी बोला था? सर इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ ही रहे थे ना। उस आयनाइज हुआ था बेटा, लेकिन क्या अपन ने उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसको अपने आयनस एनर्जी बोला था बेटा? और एक बात सुन तो, वो सिर्फ मेटल्स के लिए वैलिड था। यहाँ पे मैं एक एवरी एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। हाँ क्या ऑक्सीजन गैस इजीली दे देगी? क्या ऑक्सीजन गैस लाइट की प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी बेटा? नहीं ना। नहीं सर। तो अपन बात करें बेटा, अपन एवरी एलिमेंट के केस में डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, बोलना हुआ है। हाँ सर। हम लोग मॉलिक्यूल एटम ही लेते हैं सिर्फ। क्या बेटा? हाँ, मॉलिक्यूल के लिए नहीं बेटा। डेफिनेशन सुनो ना बेटा, आयनस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। डेफिनेशन को फॉलो करोगे कभी तुम्हारा रॉन्ग आंसर नहीं होगा। सर तो फिर इसको जैसे अगर O2 नॉर्मली O2 के फॉर्म में मिलता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाना पड़ता है। हाँ बेटा, इसलिए कभी बोला ना कि अपने को आयनाइजेशन का मतलब मॉलिक्यूल नहीं लेना है। ये तो डेफिनेशन में मेंशन कर रहा हूँ मैं। अगर O2 से तू O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना तो उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते, राइट? ओके सर। बेटा तो फिर से सुन लेना बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको डेफिनेशन याद रहेगी उसका कभी रॉन्ग नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट, नोन एज आयनस एनर्जी। बेटा तुम्हारे पास जो एनर्जी रिक्वायर क्यों होती है हमेशा? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो क्या होता है बेटा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करवाना है तो अपने को बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब एक पॉइंट, अब इससे अपन बहुत सारे पॉइंट्स रिलेट करते हैं बेटा। तो देखो, जब तुम्हारे पास केमिस्ट्री में जब अपन किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ना बेटा तो उसका साइन होता है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हमेशा अपने को देनी पड़ती है आउटसाइड से, तो वो कैसा आएगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा देखो, पॉजिटिव एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्लियर है सबको? हाँ यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अब देखो अपन समझना खुद। एक एटम था ए, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? ए प्लस, राइट? ये सुनो, अगर मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उस पर कितना चार्ज आएगा? एक और इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो बेटा, कितना चार्ज आएगा? +2, +2. +3, ऐसे करके मैं प्लस n तक लेके गया बेटा, राइट। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। अगर अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक एटम से अगर अपन पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है ना बेटा, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा आइसोलेटेड गैस स्टेट से अगर अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देना बेटा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा, ए प्लस से A+2 बना रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा? A+ बनाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, अपन +2 फॉर्म कर रहे हैं मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ये क्या हो जाएगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बेटा मेरे पॉइंट पे ध्यान देना, तुम्हें समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा तुम्हारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनका अगर ऑर्डर बात करना, आयनाइजेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये एनर्जी से इंक्रीज होती जाएगी, राइट बेटा? समझना क्यों तुम्हारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी 3, 2, 1 इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों आया? देखो बेटा, तुमने एक एटम था, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ओके ओके, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कैसे चार्ज आएगा उस पे? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अभी अपने को सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी सिनेरियो क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव, राइट? बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
तो बेटा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या लगेगा बेटा, ज्यादा। अब अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तो उसकी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो क्या ये सबको क्लियर है कि अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड को निकाल दिया, अभी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है बेटा, तो एक सेकंड, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा, +2। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, अब बेटा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है, राइट, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अगर एक न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो बेटा, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है बेटा, तो उनका अट्रैक्शन क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, राइट। तो तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा बेटा, बढ़ता जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes sir. आइसोलेटेड एटम से अगर अपन कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें ना बेटा, उसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे सुनना बेटा, तुम्हारे पास जो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है उससे अपन एक एक करके कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, Successive ionization energy. फिर से सुन लेना, एक एटम से अपन एक एक करके कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है बेटा उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुन लेना बेटा, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है इज ऑलवेज, ऑलवेज कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन। इसका आज तक तुम्हारे पास थर्ड इससे भी बड़ा होगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा बेटा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हो भी नहीं सकता बेटा। क्योंकि देखो अपन पूरा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलना है अपन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। लेकिन बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने, उसके बाद में एटम पे कैसे चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव, राइट। या फिर मैं बोलूं कि अब की बार क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रही है बेटा, एक्सीड कर गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा है, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन पे अट्रैक्शन और भी ज्यादा लगेगा, तो उनको निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना चार्ज आ गया बेटा, +2 चार्ज आ गया। अभी क्या हो गया, अभी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए अपने को और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर रहेगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, राइट। Yes, sir. Yes sir. यस सर। ग्रेटर देन ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बड़ा होगा, फिर आयनाइजेशन 2 फर्स्ट। सबको क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा। सर मतलब जितना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा उतना हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तेरा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। सर मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख के एक एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता सकते हो। समझे कैसे, कि अपन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, उस वैल्यू को देख के तुम ये बता सकते हो कि एक एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। समझे क्या बेटा, यस और नो? कैसे? Yes sir. देखो बेटा कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल तुम ये लेते हो, एक कोई एटम लेते हैं, राइट, उसमें 3 सेल अवेलेबल है, ओके। अब मैं रैंडमली बना रहा हूँ बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 electron. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा। अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, वैलेंस शेल। Valence shell. वैलेंस शेल। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ निकलेगा बेटा, वैलेंस शेल। राइट। मान लो आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे पास पहले कितनी आई, x है, सेकंड वैल्यू y है, तो y इज ग्रेटर देन x, राइट। ये होगा ना बेटा। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बेटा, देखो पेनल्टीमेट। Penultimate shell. Penultimate. निकलेगा बेटा। अब वैलेंस एनर्जी पेनल्टीमेट से बेटा तुम एक सेल का पूरा सेल का गैप आ गया, पहले वैलेंस से सबसे आउटर मोस्ट से निकाले थे, अब तुम अंदर वाले सेल से निकाल रहे हो बेटा। तुम बताओ बेटा इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके कंपैरिजन में इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे अट्रैक्शन काफी ज्यादा नहीं होगा, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. हर इलेक्ट्रॉन को मैं बोल रहा हूँ कि निकालने के लिए जेड एनर्जी देनी पड़ रही है। कितनी देनी पड़ी है जेड? क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि जेड इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स, यस और नो? बेटा जैसे ही तुम निकाल रहे हो ना बेटा, अगर अपन वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं
तो ये ऑब्वियसली बात है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी कि सेकंड वाली क्या होगी बेटा, फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड वाली भी क्या होगी बेटा, सेकंड से ज्यादा, सेकंड और फर्स्ट दोनों से ज्यादा, राइट। एक पॉइंट सुनना बेटा ध्यान से, एक पॉइंट ध्यान से सुनना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, बट बेटा एक पॉइंट समझ में आया तुम्हें कि जैसे ही वैलेंस सेल से अपन पेनल्टीमेट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना बेटा, तो एनर्जी वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन बड़ा जंप आएगा, ये सुनो, जो जंप आएगा वो बड़ा आएगा ना बेटा, अंदर से Yes, हाँ सर। यस सर। तो ये बात देखो बेटा, अपन जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बेटा, वैलेंस सेल से। तो वैलेंस सेल से अगर तुम देखोगे ना बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, बट इंक्रीज क्या है बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, ऑलमोस्ट डबल के अराउंड रहता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मान लो तुम्हारे पास 200 है, तो अगले वाला कितना रहेगा बेटा, अराउंड 300 टू 400 जूल के बीच में रहेगा। लेकिन बेटा अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने तुमने 100 जूल दी है, अब सेकंड को निकालने तुम 800 जूल दे रहे हो बेटा, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया ना बेटा, इतना बड़ा जंप आया एक साथ। इसका मतलब क्या है, तुमने सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला है, पेनल्टीमेट से पेनल्टीमेट शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन था बेटा, 1, राइट। एक। देखो बेटा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती है, ये अपने को क्लियर है। अगर फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं ना बेटा, तो ऑलमोस्ट कितना होता है, वो डबल के अराउंड होता है। लेकिन तुम्हें 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स इतना बड़ा इंक्रीज मिल रहा है, तो क्या तुम देख के ये बता सकते हो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में जंप आने का मतलब है कि जो तुमने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो वैलेंस सेल से नहीं, अब की बार तुमने वो इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल से रिमूव कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रहा हूँ, तो तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, तो तुम मेरे को ये बताओ उस एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तुम्हारे पास एक सर एटम, एक पूछूं? नहीं बेटा आओ, जस्ट अभी रुक जा। Yes. एक एटम है तुम्हारे पास, उसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके बेटा। तो देखो तुम्हारे पास ये जो आयनाइजेशन एनर्जी था ना बेटा, इसकी वैल्यू है 800 किलो जूल पर मोल, राइट। इसकी आ रही है बेटा तुम्हारे पास ये वाली, right? ये तुम्हारे पास है बेटा, ओके। तो इसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है ना बेटा, वो तुम्हारे पास है ये वाली। कोई मेरे को बता सकता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। 3। 3. आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुई, चिल है, इतना बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से सेकंड बार में। यहाँ भी देखो बेटा ऑलमोस्ट डबल है बड़ा, लेकिन यहाँ पे देख लो बेटा 2600 से डायरेक्ट कितना बड़ा, 24000, एक बड़ा जंप देखने को मिला, राइट। इसका मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल दिया, इसका मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल दिया? पेनल्टीमेट। ये तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, 3। ये तो बेटा किलो जूल पर वोल्ट में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तुम्हारे पास x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम्हारे पास ये 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे तुम्हारे पास 40.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बेटा 70.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ, यहाँ पे देखो बेटा एक साथ मोर देन 4 टाइम्स, राइट। यस और नो, यस और नो बेटा, यस सर यस सर मिला। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। बेटा तुमने एक चीज नोटिस की, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद बड़ा जंप नहीं आया, राइट। बड़ा, लेकिन बड़ा जंप नहीं आया ना, क्यों, कभी इलेक्ट्रॉन किससे निकलना स्टार्ट हो गया बेटा, पेनल्टीमेट से। पेनल्टीमेट शेल डाउट है एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, बोलना हुआ सर, लास्ट और उसमें 30 का डिफरेंस है, किसमें, 40.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसमें ऑलमोस्ट 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। सुनना हुआ रिलेटिव बात कर रहा और है। दूसरे और तीसरे में भी तो 30 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही डिफरेंस है। तू ये देख बेटा कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, रिलेटिव 2 टाइम्स 3 टाइम्स हुआ है, क्या ये इसका 2 टाइम्स है, मोर देन 2 टाइम्स है, मोर देन 4 टाइम्स है ये वाला, इसके रिलेटिव, Less than 2 times। इसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं बेटा। देखो इसको और इसकी अलग बात है, ये अपन एक सेल जंप किया है यहाँ पे, अब फिर हम सेम सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पेनल्टीमेट से निकाल रहे हैं, राइट। तो बेटा तुम्हारे पास देखो आयनाइजेशन एनर्जी में एक जंप मिलेगा, उसके बाद में ऑलमोस्ट वैसा आने लग जाता है, ऑलमोस्ट डबल जैसा, वो जंप ढूंढना है तुम्हें। मतलब एकदम से जब बड़ा जंप आए ना बेटा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि अब पेनल्टीमेट से निकल रहे, अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा, वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है। सबको क्लियर है बेटा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बता सकते हैं, यस सर। ओके। यस सर। यस सर Yes, sir.
तो बेटा तुम्हारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा अपनी? आयनाइजेशन एनर्जी सबको समझ में आ गया ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। और याद रहे बेटा, आज जो पढ़ा रहा हूँ ना क्लास के एंड में पूछने वाला हूँ सबसे कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो जो लोग ऑडियो और वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, वो ध्यान रखे अपना, राइट, वरना नेक्स्ट लेक्चर में कोई और ही आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट पहले ले रहा हूँ मैं एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा बेटा, राइट। अनिकेत तू मेरे को बता सकता है बेटा कि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अनिकेत, आई एम आस्किंग टू यू। सर एक बार रिपीट करो सर, अनिकेत, इंटरनेट कनेक्शन जरा वो है। मैं ये बोल रहा था कि अगर एटॉमिक जो साइज है, मतलब मैं एटॉमिक साइज को इंक्रीज करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा ना। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, अगर एटॉमिक साइज को इंक्रीज करेंगे ना बेटा, आपने को ये समझना है कि एटॉमिक साइज का आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है। ओके, तो बेटा अपन दो एटम कंसीडर करते हैं ना। एक एटम है जिसका ये साइज है, राइट, ओके, और एक एटम है बेटा उसका साइज कितना है बेटा? कितना बड़ा? ओके बेटा, किस केस में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है? इट मींस किस केस में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से रिमूव हो जाएगा बेटा? सेकंड वाले केस में। देखो बेटा, अगर एटम का साइज छोटा है ना, सेकंड वन। एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? कम, तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है बेटा, तो उस पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास एटम का साइज बड़ा है बेटा, तो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या रहेगा बेटा? ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है बड़े साइज के एटम में बेटा, तो उस केस में न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन क्या लगेगा बेटा? कम। तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली कम एनर्जी से रिमूव किया जा सकता है। तो मेरे को बता सकते हो बेटा कि तुम्हारे पास एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा? तो आयनाइजेशन इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज। ओके बेटा, कोई मेरे को बता सकता है बेटा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। श्रेया दुबे बता बेटा क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा बेटा? सर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा अगर न्यूक्लियस के साइड से रहेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी बाहर से उसको निकालने के लिए। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा? नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या बढ़ेगा बेटा? अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन तो रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी। कैसे समझेगा बेटा? अगर तुम्हारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इट मींस अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रहेगा? ज्यादा। तो बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी बेटा? ज्यादा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव? ये सुनो थर्ड इफेक्ट बेटा, थर्ड इफेक्ट डिस्कस करो। कैसे करोगे बेटा बताओ? थर्ड इफेक्ट बेटा, थर्ड इफेक्ट बताओ। शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा बेटा। बताओ बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग ज्यादा है, राइट, शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा किसका रिपल्सन होता है बेटा? शिल्डिंग ज्यादा है मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है। ये सुनो ज्यादा। शिल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा ज्यादा है, तो बेटा अगर सिग्मा ज्यादा है बेटा तो इलेक्ट्रॉन के बीच का मतलब क्या है बेटा? रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर सिग्मा किसका मेजरमेंट होता है बेटा? नेट रिपल्सन का, राइट। अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है बेटा। रिपल्सन ज्यादा तो अट्रैक्शन क्या हो गया? नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा? लो। तो बेटा तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स। कांस्टेंट सिग्मा, राइट। यस सर। अभी देखो बेटा फोर्थ पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल। अगर तुम्हारे बेटा सेम सेल है बट ऑर्बिटल डिफरेंट है, राइट, जैसे 4s 4p 4d सेम सेल में रहते हैं ना बेटा, सेल सेम है पर सब सेल अलग है, राइट।
ये सुनो Yes, sir. sir. बेटा, अगर मैं सबसेल की बात करूं 4s 4p 4d 4f सेम सबसेल की ऑर्बिटल है, राइट? एसपीडीएफ की बात करूं, जनरली मैं बोल रहा हूं एसपीडीएफ, तो अगर सेम सबसेल की ऑर्बिटल है तो किसके केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, किसका एनर्जी ज्यादा रहेगा? तो सुनना बेटा, तुम्हें पता है एसपीडीएफ न्यूक्लियस के पास में कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ। बेटा ये सुनो, अरे पहले 4s आएगा, फिर 4p, देन 4d, देन यस सर। Yes, sir. तुम्हारे पास एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा पे, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, राइट? किसका ज्यादा होता है बेटा? एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल एटम में ज्यादा पेनिट्रेट रहता है। अगर मैं आउटसाइड से एटम को देखूं तो न्यूक्लियस के पास में कौन सा एटम, कौन सा ऑर्बिटल रहता है बेटा? एस ऑर्बिटल, राइट? एस Yes, ऑर्बिटल। sir. इसका जनरल लॉजिक समझने के लिए अपन ये दे सकते हैं बेटा कि तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है, देन पी, देन डी, देन एफ। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी सेम सेल से निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, किसका रहेगा? एस, देन पी, देन डी। देखो बेटा, अगर एक एटम में एक सेम सबसेल की बात करूं तो सबसे पहले था एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होता है। तो बेटा चाहे वो किसी भी सेल का हो, एस वाला क्या रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा हमेशा। तो बेटा एस ऑर्बिटल ज्यादा एटम के अंदर पेनिट्रेट रहता है, अंदर की तरफ रहता है, राइट? तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो एस ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा हाई रहेगा बेटा। तो देखो समझने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो उस पे न्यूक्लियस के उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो उनको रिमूव करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? बट एक्चुअल में अगर तुम्हारे पास बेटा जेई और नीट में अगर क्वेश्चन आता है उस पे, तो क्या वर्ड यूज करेगा बेटा कि एसपीडीएफ में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा एस का, देन पी, देन डी एंड देन एफ। क्यों? कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है, ये अपन समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें वर्ड में कैसे देना पड़ेगा बेटा आंसर, ऑप्शन तुम्हें कैसे मिलेंगे बेटा कि एस ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बिकॉज एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, एस ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट रहता है। समझ में आया ना बेटा? एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, या फिर मैं बोलूं एस ऑर्बिटल एटम के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट है, एक ही बात है, राइट? तो बताओ बेटा ऑर्बिटल्स के पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर भी क्या होगा? एस पी डी एफ, राइट? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट इसमें किसी को? No, sir. बेटा तो देखो तुम अपन बात करते हैं किसकी बेटा नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक कांसेप्ट डिस्कस किया था, द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। लॉजिक्स एनीवन? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, व्हाई? Stability, Symmetry. symmetry की वजह से और Symmetry. exchange energy. Symmetry energy. Excellent, very good बेटा। Half filled and full filled orbitals are more stable due to exchange energy and due to symmetry बेटा। For example बेटा, अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास 3d5 है और 3d6 है, बताओ बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी बेटा? राइट? 3d5. 3d5. 3d5 यहाँ पे 5 उसके बाद अगर 5 इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओ तो उसके लिए तुम्हें आयन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? तो बेटा स्टेबल है। तो बेटा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? ज्यादा। तो बेटा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होती है? स्टेबल। तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेंगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगी, उनके लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर से सुन लेना बेटा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यस और नो? तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए आयन एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. Sir. अब अपन ने ये देख लिया कि साइज का क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट आएगा, किस ऑर्बिटल से निकाले इलेक्ट्रॉन, इससे आयनस एनर्जी पे कैसे फर्क पड़ता है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए आयनस एनर्जी हाई की होती है बेटा, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिकली कैसे वेरी करेगी वो अपन समझते हैं बेटा। जिन बच्चों को
जो फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं वो समझ में आया, उनको पीरियोडिक वेरिएशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, राइट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तुम्हारे पास अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप बेटा, एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में कोई किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे कोई मेरे को बता सकता है बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज 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 ठीक है बेटा, अपने को पता है कि एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो अपन एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और अभी अपन डिस्कस इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस एक दूसरे क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रुप में बेटा, एक ग्रुप के अंदर अगर तुम बेटा टॉप टू बॉटम बेटा मूव करोगे तो बताओ बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, राइट। क्यों बेटा? डिक्रीज बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, बिकॉज क्या बेटा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। साइज बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो मेरे को इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बताओ ना बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन ये वाला आएगा, राइट। ये सुन, ठीक है, इसमें बताओ तुम लोग यहाँ पे बताओ क्या आएगा ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर आएगा, राइट। टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, कम, राइट। ये सुनो बेटा, टॉप टू बॉटम यस सर पीरियोडिक अलोंग द ग्रुप समझ में आया बेटा, राइट। अब अपन बात करते हैं बेटा अलोंग द पीरियड, वो मेरे को बता सकता है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट इंक्रीज वेरी गुड बेटा। पीरियोडिक टेबल में इधर तुम्हारे पास कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और बीच में तुम्हारे पास क्या बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट में तुम्हारे पास इधर क्या होते हैं बेटा, नोबल गैसेस। देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लॉजिक बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लॉजिक क्या बेटा, लेफ्ट टू राइट आने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, राइट। तो अभी अपने डिस्कस किया है is directly proportional to the ionization energy. What is the Z effective बेटा? Z effective is the net attraction. Left to right आने पे Z effective बढ़ता है, it means net attraction बढ़ता है बेटा, yes or no? तो ionization energy की वैल्यू क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। तो पीरियोडिक टेबल में टू राइट आने पे ionization energy की वैल्यू क्या करती है बेटा, बढ़ती है, ओके। इंक्रीज एक ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, जे में क्वेश्चन आया था, which of the following element has the highest value of ionization energy। देखो बेटा अपन सिंपल दिमाग लगाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे ionization एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो मैक्सिमम किसकी रहेगी बेटा, तो सबसे लेफ्ट में, सबसे राइट में, राइट। और इसके लेफ्ट में कौन होते हैं, नियोन, आर्गन, प्रोटॉन, ये सब नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे ionization एनर्जी बढ़ती है अलोंग द पीरियड बेटा। एल्कलाइन जो तुम्हारे पास नोबल गैसेस है बेटा, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी रेस्पेक्टिव पीरियड में मैक्सिमम होगी ना, यस और नो, ठीक है बेटा। लेकिन यस सर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बेटा, तो देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो हाईएस्ट इनका रहेगा, और बेटा टॉप टू बॉटम घटता है, तो मैक्सिमम कौन बचा बेटा, हीलियम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम, राइट। Yes, sir. यस सर तो एक रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम किसका रहेगा बताओ बेटा, राइट। सबसे नीचे सबसे जो Seven. लेफ्ट हैंड कौन, 7 सबसे कम किसका रहेगा, 7th पीरियड तुम्हारे पास सुनो ना बेटा, सबसे कम देखना है, तो एक रेस्पेक्टिव पीरियड में एल्कालाइन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि उनका साइज सबसे कम एल्कलाइन। राइट। अब अपने को लोवेस्ट हाईएस्ट, जैसे तुमने हीलियम बताया ना बेटा, जैसे लोवेस्ट बताया बेटा, किसका होता है, द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द हाइड्रो, इसका बेटा सीजियम का ना बेटा, इनका लोवेस्ट है, तो उसमें भी सबसे लोवेस्ट बताया तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो सबसे लोवेस्ट किसका बेटा, सीजियम का। तुम बोलोगे सर फ्रांसियम का क्यों नहीं,
रेडियो एक्टिव, राइट? यस सर। Yes, sir. सबसे ज्यादा किसका रहता है? हीलियम का और हाँ सर। सीजियम का, राइट? कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. सर बोलना बेटा। सर ये बस आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट कैसे हुआ? वो आवाज कट रहा था, मुझे समझा नहीं। कोई बात नहीं, तेरे को नहीं समझा ना बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेज दूंगा, उस पे जाके देख लेना। ठीक है सर। बेटा तेरे को इतनी बार बोला कि तेरा कितना लॉस हो रहा है, अपना इंटरनेट कनेक्शन सही से ले लेना। तो अगर मौसम अच्छा नहीं हो तो मेरे को समझ में आता है, बट तुम्हें यार पता नहीं कितने दिन तक चलेगा ये कोविड-19, तो इससे अच्छा ही तू एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले ले। किसका लॉस कर रहा है? तो खुद का ही लॉस कर रहा है बेटा। देख बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, राइट? तो इधर सबसे राइट में कौन आता है? नोबल गैसेस, इनका सबसे हाईएस्ट रहेगा। अब इनमें भी सबसे ज्यादा किसका रहेगा बेटा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है बेटा इनका, इन बाकी सबसे एलिमेंट सबसे ज्यादा इनका है, तो इनमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा बेटा? हीलियम का, जो सबसे टॉप में आता है। अभी तूने बोला ना डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो हीलियम हाँ सबसे ज्यादा रहेगा। तो हीलियम का सबसे ज्यादा और सीजियम का सबसे कम। इन दोनों पॉइंट में किसी को डाउट है बेटा? नो सर। No, sir. अपन एक्सेप्शन की बात कर ले। एक्सेप्शन की कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं बेटा? देखो ना बेटा, एक्सेप्शन पे आते हैं। बोरोन फैमिली में पक्का एक्सेप्शन आएंगे ना? सर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है ना? कौन सा वाला बेटा? हाँ उनकी एफ बात, ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है ना? नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब देखो ना बेटा, अगर बोरोन फैमिली, जब मैंने तुम्हें बोरोन फैमिली दिखाया था ना बेटा, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि बोरोन फैमिली की जो एक्सेप्शन है वो एक्चुअल में एक्सेप्शन है, बट उनका लॉजिक एग्जिस्ट करता है। मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू गैलियम, राइट? और इंडेनियम और थेलियम का साइज भी क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट इक्वल होता है, राइट? ये सुनो, Yes, sir. तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट साइज डिक्रीज होता था बड़ा। आयनाइजेशन एनर्जी में तो आएगा ना इसका इफेक्ट, राइट? नो, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर देन एल्यूमिनियम बेटा, ये सुन लो, ठीक है? लॉजिक क्या दोगे बेटा इसका? सेम स्कैंडिड इफेक्ट, राइट? बेटा देखो, गैलियम का साइज Aluminum. ज्यादा होना चाहिए था, बट तुम्हारे पास जो गैलियम है बेटा, जो गैलियम है तुम्हारे पास, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ बेटा? 3s2 3p1। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम बेटा? 3d10 4s2 4p1, राइट? देखो 4s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे बेटा। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बेटा, जो तुम्हारे पास इसका क्या रहेगा? पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जेड इफेक्टिव क्या रहेगा बेटा? ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बेटा? ज्यादा, राइट? यस और नो? तो बेटा तुम्हारे पास ये पॉइंट सबको क्लियर है? हीलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। Yes, sir. ओके बेटा, सर नहीं समझा सर। सर ये नहीं समझे। एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तब ये कैसे समझ में आया था तेरे को? एटॉमिक रेडियस में तो करवाया मैंने सेम चीज है बेटा। बाकी लोग बताओ इनको करवाई कि नहीं करवाई सेम चीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. बेटा देख केविल है, श्रेया देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसमें 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, हीलियम में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। तो मैंने तुम्हें शिल्डिंग बताया था, तभी डी और इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक होती है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक, बेटा वीक शिल्डिंग तो अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो बेटा देखो, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम, देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है थोड़ा। क्यों बेटा? ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, शिल्डिंग पुअर है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो साइज कम, और साइज कम तो तुम्हें पता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी और साइज एक यस सर। हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा बेटा? ज्यादा। सेम बेटा किसके लिए? हीलियम का ज्यादा होगा किसके? हीलियम से बेटा। थेलियम का हीलियम से काफी ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तुम बोलोगे सर साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा कैसे हो सकता है बेटा? देखो याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी और तुम्हारे पास जो एटॉमिक रेडियस दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, राइट? ये सुनो, तो इसे बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यस सर। वो दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, राइट और रॉन्ग? तुम्हारे पास जो थेलियम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे बड़ा रहेगा इंडियन से। लॉजिक क्या दोगे बेटा? बता सकते हो कोई मेरे को? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट?
ये सुनो बेटा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। रीजन आएगा इसका ड्यू टू पुअर सेल्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। फोर एफ इलेक्ट्रॉन। अच्छे से देखा है बेटा, राइट? क्योंकि बेटा पता इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ बेटा? लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता है ना, क्योंकि साइज भी ऑलमोस्ट सेम रहता है इंडियम और थाइलियम का। दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों मैंने रिलेट किया ऐसे कि जितना ये वेरी करेगा एग्जैक्टली वही वो वेरी करेगा। मतलब ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा ही फर्क रहता है ना साइज का भी। हाँ, साइज का थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में काफी ज्यादा फर्क रहता है बेटा। कहीं पे मैंने तुम्हें बोला है कि जितना एग्जैक्टली उसी जिस रेशियो में साइज चेंज हो रहा है उसी रेशियो में आयनाइजेशन एनर्जी रेज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा बोला मैंने कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, राइट? उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है जो कि जेन्युइन है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन वेरी कितना करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा, उसको अपन रिलेट नहीं कर सकते, राइट? यू बोथ आर द इंडिपेंडेंट। ओके बेटा, तो देखो बेटा इसमें कितना है बेटा? 4f14, 5d10, 6s, 5s2, 6s2, 6p1 बेटा। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, द f इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग तो d से भी वीक होती है, राइट? जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका लॉजिक क्या दोगे बेटा? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा साइज वाला एक्सेप्शन याद है तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्या सबको ये समझ में आया बेटा कि जो गैलियम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें 10d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और d इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक होती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अपने को पता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। सिमिलरली अगर इंडियम और थेलियम में बात करूं ना बेटा, तो थेलियम में तो बेटा f इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी शिल्डिंग तो और भी ज्यादा वीक होती है, राइट? तो शिल्डिंग वीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये तुम्हारे पास दो एक्सेप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। सबको क्लियर है ये वाली बात? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके बेटा, अब मैं बात करूं बेटा रेडियस ऑफ ये RD, 4D और 5D सीरीज बेटा, राइट? तुम बताओ बेटा क्या रिलेशन होता है तुम्हारे पास? बेटा रेडियस ऑफ 3D सीरीज से बड़ा होता है क्या बेटा? रेडियस ऑफ 4D सीरीज एंड 4D एंड 5D सीरीज का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, राइट? समझा ना बेटा? 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये वाला। ये सुनो बेटा, हमने जब मैंने एटॉमिक रेडियस की बात की थी तब तुम्हें क्या बोला था बेटा? देखो जो 4D सीरीज है उसका साइज 3D से बड़ा होगा, बट 3D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? इक्वल। लॉजिक क्या दिया था बेटा? बीच में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं बेटा? लेंथेनाइड्स 58 to 71, राइट? 58 to 71। यस सर। क्या होती है बेटा? वीक। तो इनका साइज क्या हो जाता है बेटा? ऑलमोस्ट इक्वल रह जाता है, राइट? तुम्हारे पास 4D और 5D सीरीज का क्या रहता है? साइज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं ना अभी, तो बेटा तुम्हारे पास जो 3D सीरीज है, जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज किससे बड़ा रहेगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D सीरीज। 5D का बता सकते हो बेटा? 5D का 4D से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। एनर्जी ऑफ 5 is bigger than ionization energy of 4D सीरीज। जबकि डिक्रीज बेटा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था ना बेटा, लेकिन लॉजिक क्या दोगे बेटा? ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। सर हम लोग लेकिन स्कैंडियम और ये इनके लिए तो सेम रहेगा ना, कि पहले सबसे ज्यादा फिर कम फिर और कम। बेटा ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लेंथ एंड के बाद में आता है, इनके लिए ये ऑर्डर सारे। यहाँ इनके लिए तो नॉर्मल ऑर्डर आएगा ना बेटा, ये सुन लो। यस सर। तभी क्लियर कर दिया था बेटा, बोलो ना बेटा, समझ में आया? हाँ सर। सर तो इस केस में भी सबसे ज्यादा हीलियम का ही रहेगा ना आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो एक्सेप्शन बता रहा हूँ, राइट? ओके बेटा, तुम्हें समझ में आई ये चीजें? अभी देखना बेटा, तुम्हें घुमाता हूँ मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, इनमें अपने को आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, राइट? ओके, सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? बढ़ेगा, राइट? यस सर। यस सर। इसे ऑर्डर बनाओगे तुम ऐसे, ये सुन लो। क्या सही है बेटा? कैसे है बेटा? ये रॉन्ग है।
ये रहेंगे बेटा, राइट? समझना बेटा क्यों बेटा ये जो ऑर्डर लिखा है ना अपन ने ये रॉन्ग है, क्योंकि बेटा ये ऑर्डर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बेटा मैंने एक साइड छोटा सा पॉइंट मेंशन किया तो तुम भूल गए। द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती है बेटा? मोर राइट? तो बेटा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की सर बेरिलियम है ना? नो बेटा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा, तो उनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या जाएगी बेटा? ज्यादा। तो देखो बेटा लिथियम और बेरिलियम बोरोन, तो बेटा देखो तुम्हारे पास बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2। यहाँ पे क्या होता है बेटा? 1s2 1s2 2s2 2p1 2p1, राइट? तो देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है, राइट? अभी तुमने बोला कि फुल्ली फिल्ड का क्या होता है बेटा? ज्यादा, तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ा चेंज आएगा ना बेटा, बोरोन इधर और बेरिलियम इधर, राइट? ओके हाँ सर। एक और चेंज आएगा, तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन पीरियड में बाद में आता है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए बेटा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो ना बेटा, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 2p3 बेटा। बताओ हाफ फील्ड कौन सा है? नाइट्रोजन, और आपने बोल हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो बेटा ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, बट ज्यादा किसका होगा बेटा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल, राइट? हाँ सर। तो बेटा ऑर्डर क्या जाएगा? लिथियम के बाद में कौन आएगा बेटा? बेरिलियम नहीं बेटा, बेरिलियम का बोरॉन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, वो बेटा देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन नियोन। नियॉन। देखो ना बेटा फिर से सुन लेना बेटा, बोरोन का ही ज्यादा होना चाहिए था, बट बेरिलियम का ज्यादा होगा, ठीक है? क्यों बेटा? क्योंकि उसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। अपने को पता है बेटा फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ये एक्सेप्शन आएगा, राइट? ये सुनो यस सर। यहाँ पे बेटा ये नाइट्रोजन के हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन से निकाल देते, यहाँ पे ऑक्सीजन 2p4, हाफ फील्ड कौन सा बेटा? 2p3। अगर पीरियोडिक वेरिएशन के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था बेटा, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बट फिर भी नाइट्रोजन का ज्यादा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल बेटा, राइट? सर ये फिर हर पीरियड में ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना, अगर उधर हाफ फील्ड आ गया तो पहले आ जाएगा। सर लेकिन बोलना श्रेया। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 2s2 एंड 2p3 है एंड ऑक्सीजन का 2s2 एंड 2p4 है, तो फिर उसमें मतलब अपने 2p2 कैसे लिखा? 2p3 है ना सर नाइट्रोजन का? हाँ 3 है। नाइट्रोजन का 2p3 है, 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, p3 मतलब हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, राइट? तो देखो बेटा ये सेकंड पीरियड अपन जनरली कर सकते हैं ना बेटा, देखो जनरली तुमसे मेडिकल के एग्जाम में तुम्हें यही पूछेगा, इस वाला ये वाला है, लेकिन जेई में बेटा नीचे वाले पीरियड का पूछ सकते हैं, तो उनके लिए उसमें क्या करोगे बेटा? देखो होना इनका ज्यादा चाहिए था, बट ज्यादा किसका होगा बेटा? इनका, राइट? देखो अलोंग द पीरियड बात करें ना बेटा, ऐसे इनका ज्यादा होना चाहिए था ना, बट इनका ज्यादा होगा। लॉजिक क्या दोगे बेटा? लॉजिक क्या दोगे? Stability of full Stability and half of filled and full. Stability of full. इनमें बताओ किनका ज्यादा होगा? अगर अलोंग द पीरियड है तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए था, बट ज्यादा किसका होगा बेटा? इन तीनों का, राइट? याद रखें जे में बेटा अगर ये पूछा हो तो नीचे वाला भी पूछ सकता है, नीचे वाला भी पूछ सकता है बेटा, तो सिंपल है, राइट? हाँ सर। सर लेकिन गैलियम के केस में वो 3D आ जाता है ना, फिर भी बदलेगा नहीं क्या आयनाइजेशन? क्या बेटा? गैलियम जब एल्युमिनियम के नीचे कैल्शियम में तो 3D। हीलियम का लॉजिक क्या रहता? पुअर शिल्डिंग बेटा। क्या वो हाफ फुल फील्ड ऑर्बिटल जितनी स्टेबिलिटी दे पाएगा बेटा? कितना ही शिल्डिंग आ जाए सर लेकिन फिर भी 3D इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शिल्डिंग की वजह से साइज कम हो जाएगा ना, मतलब कंपैरेटिवली। तो कैल्शियम का फर्क नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा? तो रोगलर वो आएगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल इज अ मेजर फैक्टर, राइट? यस और नो? ओके ओके सर, मेजर फैक्टर है, ओके? तो समझ में आया बेटा? ये आग नीचे वाले पीरियड के लिए भी तुम ये जनरल लॉजिक लगा सकते हो, राइट? यस और अगर सर एक डाउट है सर हाइड्रोजन तो हाफ फील्ड होता है सर, उसमें भी हाइड्रोजन हीलियम। क्या बेटा? हाइड्रोजन हाफ फील्ड होता है ना सर, तो फिर सर हाइड्रोजन
किसके किसके साथ कंपेयर कर रहा है तू हाइड्रोजन का? सर हीलियम, सर माना वो भी फुल फिल्ड है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो हाफ फिल्ड तो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, हीलियम का ज्यादा होगा? है। सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसा, अगर एक हाफ यार हीलियम का ज्यादा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा कौन स्टेबल होता है? हाफ फुल फिल्ड। बस आंसर तूने खुद ने खुद को दे दिया। सर हाँ सर। अगर दो फैक्टर्स एक ही ट्रेंड को मतलब एक एलिमेंट के साथ है, जैसे गैलियम में देखा 3D वाला वो भी अफेक्ट कर रहा है और हाफ फील्ड वाला भी अफेक्ट कर रहा है, तो कौन सा डोमिनेटिंग होता है? हाफ फील्ड वाला अफेक्ट करा है। जैसे गैलियम में एटॉमिक साइज कम हो जाता है इसके स्टैंडर्ड इफेक्ट की वजह से, यस। और गैलियम में ये हाफ फील्ड वो होता है, मतलब उससे कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी वो जो यार इसका हाफ फील्ड कहां से? सेकंड वाला पीरियड है उससे कम। 2p1 दिख रहा है तेरे को यहाँ पे, 2p1, इसका हाफ फील्ड कहां से है? 2p मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मतलब जनरल पूछ रहे, मेरे को समझ में नहीं आया तेरा क्वेश्चन, तो क्या पूछ रहा नहीं, है? अगर दो फैक्टर्स एक ही एलिमेंट पे वैलिड है तो कौन सा, जैसे अगर गैलियम पे ये मतलब हाइपोथेटिकल है कि अगर 3D आ गया, मत कंसीडर कर तू, राइट? तू ये बस ये मान के चल कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का एक मेजर फैक्टर है, बस समझा? हाफ हम फील्ड लोग बाकी फैक्टर्स कंसीडर नहीं करते अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाता है तो? नहीं बेटा, उसको मेजर, बेटा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कितने लॉजिक होते हैं, सिमेट्री, एक्सचेंज एनर्जी, तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड को तेरे को हमेशा मेजर फैक्टर मान के चलना है। क्लियर है? ओके ओके सर। तो ये समझ में आया बेटा कि देखो बेरिलियम से बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इनका ज्यादा होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल बेटा। और यहाँ पे क्या लॉजिक दोगे बेटा? फुल फील्ड। और यहाँ पे क्या लॉजिक दोगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, राइट? तुम्हारे पास ये चेंजेस आएंगे, राइट? सर बोलना। सर सर एक चीज पूछो सर, अगर हम पीरियड 3 कंसिडर करेंगे वो सोडियम मैग्नीशियम वाला, तो सर उस केस में आपने बताया कि वो बोरॉन ग्रुप में वो झोल होता, मतलब वो होता है ना, तो फिर एल्यूमिनियम का सर सबसे कम नहीं रहेगा ना? मतलब एल्यूमिनियम का उसके पीरियड में सॉरी कॉलम में कम रहेगा, लेकिन पीरियड में कम नहीं रहेगा ना? सर आपको नहीं समझा? सर मैं वापस से एंड में पूछती हूँ। समझ गया, तू बोल रही है कि गैलियम से एल्यूमिनियम का कम रहेगा, तो मैग्नीशियम कम नहीं रहेगा, ये बोली ना? मैग्नीशियम से कम नहीं रहना चाहिए था, ये तो बोल रही है तू? हाँ सर मैं यही पूछ रही हूँ। बेटा देखो, इसका गैलियम का वो जेन्युइन पॉइंट है, उसका तुमने लेजर दे दिया, लेकिन अगर अपन पीरियड की बात करें तो अपन ग्रुप में क्यों देखेंगे? अपन ऐसे चल रहे हैं अभी, तेरे को सिर्फ ये ऑर्डर गिवन होगा, ऐसे ऑर्डर गिवन होगा तेरे को, तो अपन देखो अपने को मैग्नीशियम ऐसे ऑर्डर लिखना होगा, तो अपन मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम से पहले लाएंगे और लॉजिक क्या दे देंगे वहां पे? स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल। समझिए? तब अपने को दोनों थोड़ी कि अपने को पीरियोडिक और ग्रुप वाला दोनों वेरिएशन साथ साथ करवा रहा है, ऐसा थोड़ी करें। हाँ सर समझा। ओके ओके बेटा, तो देखो बेटा, ये तुम्हारे पास लॉजिक मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, स्कैंडिनेवियन इफेक्ट और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है कि गैलियम का आयनेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ड्यू टू स्कैंडिनेवियन इफेक्ट, और थेलियम का ज्यादा रहेगा बेटा किससे? इंडेनियम से। तो तुम्हारे पास लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन बेटा, तुम्हारे पास ये ऑर्डर दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, तुम्हें याद नहीं रखना है। तो देखो बेटा, तुम्हारे पास ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, देखो ये बात तो सबको क्लियर थी कि गैलियम से पहले कौन आएगा बेटा? एल्यूमिनियम से पहले गैलियम आएगा, राइट? और इंडेनियम से पहले थेलियम आएगा, लेकिन देखो बेटा थेलियम का इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, किससे नंबर पे आ जाता है बेटा? सेकंड नंबर पे आ जाता है। बट वो अलग बात है, इनकी आयनेशन एनर्जी की वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट? ये ऑर्डर याद नहीं रखना है, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कितना ज्यादा इफेक्टिव है, राइट? और यहाँ तो थैलियम सेकंड आ जाता है इसमें? सेकंड आ जाता है बेटा। और सुनो, ये लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन बोरोन फैमिली में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होते हैं, जस्ट उसके बाद में कौन सा आता है बेटा? बोरोन फैमिली, राइट? ये सुनो, अगर जैसे जैसे कार्बन उसमें मूव करते जाएंगे अपने पास, जो स्कैंडिनेवियन इफेक्ट है ना बेटा, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन कार्बन फैमिली तक रहता है, उसके बाद लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है बेटा, राइट? तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि जो 4D सीरीज है उससे 3D सीरीज का भी आयनेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा और 5D का भी ज्यादा रहेगा, राइट? ये सुनो, डी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शंस नहीं है ना? क्या बेटा? डी ब्लॉक एक्सेप्शन प्लेटिनम वगैरह आते हैं कुछ जो अपन कहाँ डिस्कस करेंगे बेटा? इन द डी ब्लॉक, राइट?
अगर कार्बन फैमिली की बात करें ना बेटा, कार्बन फैमिली की बात करें तो देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पर स्टैंडर्ड इफेक्ट आना चाहिए था, बट नॉट इफेक्टिव बेटा। मैंने बोला ना, जैसे जैसे तुम ग्रुप 13 14 में जाते हो तो स्टैंडर्ड इफेक्ट कम होता जाता है और लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो देखो बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास जो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है ना, ये सुनो पीबी राइट। तो तुम्हारे पास ऑर्डर ये आना चाहिए था, बट देखो बेटा पीबी का एसएन से ज्यादा हो जाता है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन राइट। कार्बन फैमिली तक लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव होता है, उसके बाद में नहीं रहता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ऐसा क्यों कि स्टैंडर्ड इफेक्ट पहले वाले इसके लिए वैलिड नहीं है, फिर लेंथ और कंट्रैक्शन सेकंड उससे वैलिड है? वैसे तो फिर ऊपर भी तो ऐसे ही होना चाहिए था ना बेटा, इफेक्टिव नहीं हो रहा मतलब तुम्हारे पास ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं है, इनकी वैल्यू में जरूर डिफरेंस कम आता है। वैल्यू में जैसे यहाँ पे जाने के बाद एक बड़ा डिक्रीज आना चाहिए था ना बेटा, उतना डिक्रीज नहीं आता है, बट ऑर्डर रेगुलर आ जाता है तुम्हारे पास, समझा ना। मतलब उसकी इफेक्ट की वजह से ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, जितना कि बोरोन फैमिली में ऑर्डर ही चेंज हो गया था वैसा यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है। मतलब लेंथ और कंट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव रहता है अलोंग अ पीरियड। तो मैंने तुमको लेंथ रेट बेटा वहाँ पे स्टैंडर्ड इफेक्ट में डी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में एफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दोनों में कोर स्प्लिटिंग किसका होता है ज्यादा? हाँ एफ का होता है। हाँ ठीक है, ये क्लियर है बेटा। तुम्हारे पास हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी किसका रहेगा बेटा? हीलियम का। लोवेस्ट सीजियम का बेटा राइट। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हमारा पॉइंट, द नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ता है और नोबल सर राइट में रहती है। ओके, एल्कली मेटल्स हैव लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है बेटा, ये सबसे लेफ्ट में रहती है, मतलब सबसे कम राइट। सर ओके, यस यस आज आयनेशन एनर्जी खत्म कर देते हैं बेटा अपन। अब अपन बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी की राइट। ओके, बात करें। ऑडियो म्यूट रखो बेटा अपना। Yes, sir. समझ में आया आज वाला राइट? तो बेटा यस सर। एप्लीकेशन मतलब कौन सा लेवल चलेगा बेटा अपन? एडवांस में कैसे आयनेशन एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के इनडायरेक्टली कैसे पूछ सकता है बेटा? तो देखो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, उसकी आयनेशन एनर्जी लो है, क्या समझते हो तुम इससे? तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मींस क्या बेटा? वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मेटल की होती है कि नॉन मेटल की होती है? Metal की होती है। ओके बेटा, तो बेटा अपन एक वर्ड डिफाइन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बेटा तुम्हारे पास किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मींस उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है बेटा? ज्यादा राइट। मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है बेटा? ज्यादा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब बेटा क्या? उसका इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बनेगा कैरेक्टर क्या है बेटा? ज्यादा। इट मींस उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है बेटा? ज्यादा। सुनना बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर सेम ही चीज है बेटा, नाम अलग अलग है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कि पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी। तो सुनना बेटा, अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा राइट। ये सुनो बेटा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है बेटा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो बताओ ना बेटा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मेटल की होती है कि नॉन मेटल की बेटा? मेटल्स की। इट मींस उसका मेटल। किसी एलिमेंट की बेटा, अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है बेटा? कम। इट मींस या तो इनर्ट गैस होगी या फिर वो कोई नॉन मेटल होगी राइट बेटा। अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। उस क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, इट मींस या तो वो नोबल गैस है या फिर वो क्या है बेटा? नॉन मेटल राइट। ये सुनो बेटा, अब देखो मेटलॉइड्स का क्या? क्या बोल रही है आपका? वो पूछ रही सर मेटलॉइड्स का क्या रहेगा? मेटलॉइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, जनरलाइज कर रहा हूँ स्टेटमेंट को कि एकदम ज्यादा मिल रही है कि नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा है तो वो नॉन मेटल है राइट। ऐसे जनरलाइज बात। ओके, अपन स्टेटमेंट बना रहे कंसेप्ट। कोई बोल दे कि एक एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है,
उसका करेक्टर मेटलिक करेक्टर ज्यादा रहेगा कि उसका नॉन मेटलिक करेक्टर, मतलब नॉन मेटल वाला करेक्टर ज्यादा रहेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी लो, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है बेटा, ज्यादा, इट मींस उसका मेटलिक करेक्टर हाई है। और तुम्हारे पास किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, तो उसका नॉन मेटलिक करेक्टर या फिर वो इनर्ट गैस होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे पास रिड्यूसिंग पावर ना, ध्यान से, आगे का कॉन्सेप्ट है बट यहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा हम इसको यहाँ से एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं बेटा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब बेटा किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, तो तुम्हारे पास एक एटम दूसरे को कितना रिड्यूस कर सकता है उसको बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग पावर, राइट? यस सर। ओके बेटा, सबसे पहली बात रिड्यूसिंग पावर, देखो बेटा रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का कितना पावर है। सुनना बेटा, जब तुम्हारे पास एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ना बेटा, तो उसका खुद का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो सामने वाली स्पीशीज को क्या करेगा, वो रिडक्शन। सुनना बेटा, जैसे तुम्हारे पास एक मेटल आइटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर कैसे चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बेटा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, राइट? तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है ए प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना है बेटा, ए माइनस, राइट? उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, रिडक्शन। सुनना बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। बेटा ये तुम रेडॉक्स में पढ़ोगे, जिसको ज्यादा डिटेल चाहिए उसको मैं बता दूं बाद में। तो सुनना बेटा, रिड्यूसिंग पावर क्या बेटा, किसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी, राइट? तो बेटा दो एलिमेंट खुद का ऑक्सीडेशन करेगा ना बेटा, वो सामने वाले का रिडक्शन करता है। सुनना बेटा, अगर कोई एलिमेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है तब वो सामने वाले का रिडक्शन करता है। बेटा खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब खुद इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। बेटा तो सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इट मींस उसका क्या है बेटा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो बेटा देखो फिर से सुनना बेटा, किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, अदर स्पीशीज का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन, राइट? रिडक्शन। अगर अपन बोलते हैं ना बेटा, अगर किसी एलिमेंट के लिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा बेटा, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा बेटा, हाई होगा। ठीक है, हाय तो बेटा सर एक डाउट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एलिमेंट है, तो मेरे को तुम बता सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होगा बेटा, लिथियम लो लिथियम, सीजियम। सीजन का। वेरी गुड बेटा, जितनी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे तुमने सही सोचा। तो बेटा मैंने क्या बोला कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाली स्पीशीज का रिडक्शन करता है। अपन बोल रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो खुद का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन, तो अदर स्पीशीज का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी लो तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा बेटा, राइट? तो अगर अपन बात करें कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होता है, तो अपने दिमाग में आता है यार कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, राइट? यस और नो? यस सर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस समय बताओ रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। तुम देखो यार, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, राइट? यस और नो? सर एक डाउट है मेरे को, बोलना है सर ऐसा देखा जाए तो सोडियम भी हमेशा जब रिएक्शन कराता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इजीली दे सकते हैं, तो पावर रिड्यूसिंग पावर कैसे हो, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, वो तो रिड्यूस हो रहा है, पावर कैसे पता चलेगा कितना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस तो एक ही समय हो रहा है। क्या बोले, तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है? मैंने क्या बोला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, तो बोला सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो खुद का क्या कर रहा है वो, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेगा वो, रिडक्शन, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे तो उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो गया ना। दो एक सोडियम है तेरे पास और एक फ्लोरीन है, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है बेटा, इन दोनों का। सोडियम। सर ये वाला नहीं बोल, इन दोनों ऐसा नहीं बोल रहा मैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का बोल रहा हूँ, फर्स्ट और
सेकंड ग्रुप वो अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बोलना उसमें तेरे क्या दिक्कत है? सर उसमें हम लोग रेड्यूसिंग पावर कैसे जज कैसे कर रहे हैं? रिडक्शन हो रहा है वो समझ आ गया। ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, वो ज्यादा रिडक्शन करेगा, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, सिंपल बात है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि उसकी रिड्यूस करने की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज्यादा रिडक्शन कर सकता है वो। ये जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, खुद का ऑक्सीजन उतना ज्यादा करेगा, सामने वाले का उतना ज्यादा रिडक्शन करेगा। ठीक है, अगर बेटा इनकी बात करें तो किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो मतलब कौन आसानी से रिड्यूस कर सकता है? आसानी से रिड्यूस कौन करेगा बेटा? तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या ऑर्डर ये आएगा ना, ऑर्डर यस और नो, यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा, लेकिन Yes, sir. तुम्हें ये लगता है कि पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर किसका होता है बेटा? सीजियम का, बट करेक्ट स्टेटमेंट इज लिथियम का। लिथियम का होता है बेटा। हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर लिथियम का होता है, उसके बाद में आता है सीजियम, सेकंड नंबर पे आता है बेटा। तुम बोलोगे सर लिथियम का माना रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट में आता है, बट सीजियम से तो कम ही होना चाहिए था, राइट? लिथियम सबसे नंबर 1 बेटा, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होता है लिथियम का पीरियोडिक टेबल में। इसका लॉजिक होता है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। क्या लॉजिक होता है बेटा? हाइड्रेशन। बस अभी के लिए तुम याद रखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग देखें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयनाइजेशन किसका होता है? सीजियम का। तो आयनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, तो सीजियम का होना चाहिए था, बट लिथियम का ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। अभी के लिए तुम ये सर मान, ये हाइड्रेटेड एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, हाँ बेटा उससे सर रिलेटेड। मतलब सर नॉन मेटल में सर वो फ्लोरीन का सबसे कम रहेगा। डिस्कस करेंगे बेटा, वो बात तो सही बोल रहा है। सर बोलो रे बेटा।